हाँ जी मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरा मानना ही नहीं बल्कि मेरा विश्वास है कि जो मैंने क्वेश्चन आपको होमवर्क में दिए थे, आप लोगों ने उन क्वेश्चन को किया है। सर तो क्या आप ये मान के चल रहे कि हमारा आंसर ठीक है 100%? बेटा मैं आंसर की तो बात ही नहीं कर रहा। मैं सिर्फ ये मान के नहीं चल रहा, बल्कि मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि आप लोगों ने क्या किया, अपना होमवर्क कर लिया है। और अगर आप किसी रीजन से होमवर्क नहीं कर पाए हैं तो प्लीज मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, ये हैबिट डाल लीजिए। और मैं आपको एक ही सजेशन दूंगा यहाँ पे कि अभी इस क्लास को मत देखिए, पहले आप होमवर्क करके आइए। ठीक है जी सर। चलिए, हम लोगों ने कितने पॉइंट डिस्कस कर लिए थे? हमारे जो पॉइंट हो गए थे, पॉइंट 9 हो गए थे। ठीक है, पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 लिखेंगे। समटाइम destroyed goods oblique damaged goods oblique damaged goods are handed over to insurance company oblique insurer oblique insurer. In such case, salvage value shall not be deducted while calculating actual loss of stock. Note: in case question is silent, always assume destroyed oblique damaged goods are handed over to insured person. Means deducted from deducted for the purpose of deducted for the purpose of calculation of actual loss of stock. लिखिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जल्दी से, फिर हम आपको पहले लास्ट क्लास को रिवाइज कराएंगे, फिर होमवर्क के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर आज की क्लास स्टार्ट। इन बिटवीन मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ, और ये कॉपी पे लिख लें अपना। देखिए बेटा, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था, बल्कि मैंने आपको बताया था कि इस बार 80 पार, और इसके लिए हमें क्या करना है, कुछ छोटी छोटी चीजें फॉलो करनी। कोई अलग से हमें कोई प्रेशर नहीं लेना कि हाँ कोई बड़ा काम करना है, बस नॉर्मली रहना सब। जो बातें बेटा मैं आपको बताऊं, बस आपने वो फॉलो करनी है। लिखेंगे, कॉपी के पहले पेज पे लिखिए बेटा, हम कसम खाते हैं। कसम खाते ज्यादा हो जाएगा ना, चलिए कोई बात नहीं, अब ऐसे लिखो,
हम अपने आप से प्रॉमिस करते हैं, ठीक, हम क्लास को एक फिक्स टाइम पर देखा करेंगे। सर समझे नहीं बेटा, अभी कुछ बच्चे पता क्या कर रहे होंगे। देखिए मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि क्लास की क्वालिटी के लिए जरूरी है आप डेली एक क्लास देखिए। क्लास की क्वालिटी के लिए क्या है जरूरी बेटा, आप डेली एक क्लास देखिए, ठीक है सर, बात समझ में आती है? हाँ जी सर, हम ना डेली एक क्लास देखेंगे, क्लास की क्वालिटी के लिए आपने बताया था। लेकिन अब आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा बेटा, क्योंकि आपके बाकी सब्जेक्ट भी हैं। आपने बेसिकली क्या करना है, एक टाइम स्लॉट निकालना है। मैं आपको एडवाइस करूंगा बेटा कि जो भी आपका मॉर्निंग का टाइम है, आप उठने के बाद आधा एक घंटा लगाने के बाद, ठीक है, उसके बाद सर अकाउंट की क्लास देखिए। मॉर्निंग में आप क्या करेंगे सर, सबसे पहले अकाउंट की क्लास देखेंगे, ठीक है। अराउंड बेटा हमारी जो क्लास रहेगी ऑन एंड एवरेज 2 घंटे के आसपास की रहेगी। मैंने आपको बताया था एक्सेप्शन रहेंगे सब, फर्स्ट क्लास आपका चैप्टर वाइज एक्सेप्शन हो सकता है, या कोई ऐसा क्वेश्चन जो मेरे को लगता है पूरी क्लास में टाइम लेगा, तो वो क्लास थोड़ी लंबी हो सकती है, वो आप भी समझते हैं, ठीक है सर। तो आप एक प्रॉपर स्लॉट निकाल लीजिए। उसके बाद जैसे ही क्लास खत्म होती है, आप क्या करेंगे सर, हम पहले रिवाइज करेंगे, फिर होमवर्क करेंगे। अगर आपने होमवर्क नहीं दिया तो जो क्वेश्चन आपने कराए हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और उसके बाद सर हम अगली क्लास में जाने से पहले फिर से एक बार क्लास को रिवाइज करेंगे। ये चीजें हम बिल्कुल फॉलो कर रहे हैं। और हाँ मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, डिसिप्लिन रहना बड़ा जरूरी है, इसलिए आप क्या करेंगे, आप एक टाइम स्लॉट निकाल लेंगे और डेली उसी टाइम पे क्लास देखेंगे। आप इसको ना ऐसे मान के चलिए कि आपकी लाइव क्लास, अगर मैंने इस टाइम पे क्लास नहीं देखी तो शायद फिर मैं इस क्लास को ना देख पाऊँ। कई बच्चे पता क्या करते हैं, जोश में एक दिन में 3 क्लास देख लेते, 4 दिन तक क्लास नहीं देखते। बेटा आपने ये गलती नहीं करनी है। मैं कुछ बेसिक बातें आपको हर क्लास में बता रहा हूँ दोस्त, ठीक है। चलिए सीए फाइनल के अंदर बेटा ये थोड़ा सा हमें पॉजिटिव पॉइंट मिलता है कि वो बच्चा थोड़ा सीरियस हो जाता है इस चीज को लेकर ना। हाँ, वहां पे थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि बच्चे की आर्टिकलशिप होती है, कई बार उनको टाइम आगे पीछे उनका हो जाता है। बेटा मैं आपको बता देता हूँ, वैसे मैं जो पढ़ाता हूँ बेटा सीए इंटर में आपका अकाउंट एंड एडवांस अकाउंट पढ़ाता हूँ, ठीक है सर। हालांकि अब जो न्यू कोर्स आ रहा बेटा, उसके अंदर जो न्यू कोर्स अभी, उसके अंदर बेटा एक ही अकाउंट है आपके, ठीक है। लेकिन मैं फिर भी आपको बिल्कुल नई क्लास से रिकॉर्ड करके दे रहा हूँ, ठीक। सीए फाइनल के अंदर अगर मैं बात करूं तो बेटा मैं आपका एक सब्जेक्ट होता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, जिसको आप अकाउंट बोलते हैं, मैं उसकी फैकल्टी हूं। अगर बेटा मैं एसीसीए की बात करूं तो वहां पे 3 लेवल पे अलग अलग सर अकाउंट होता है। आपका नॉलेज लेवल पे होता है, जिसको आप फाउंडेशन की तरह होता है जैसे, वहां पे मैं अकाउंट पढ़ाता हूं जिसको हम फाइनेंशियल अकाउंट बोलते हैं। स्किल लेवल पे बेटा वहां पे मैं अकाउंट पढ़ाता हूं जिसको हम एफआर बोलते हैं। प्रोफेशनल लेवल पे बेटा मैं अकाउंट पढ़ाता हूं जिसको हम एसबीआर बोलते हैं, ठीक है। तो मेरा जो बेटा मेन कोर एरिया है वो सिर्फ अकाउंट है। और मैं आपको एक दो चीजें और बता देता हूं। जब इंडिया के अंदर बेटा इंडेस इंप्लीमेंट हुए थे, जब आपके इंडिया में इंडेस आए थे ना, तो इंडस्ट्री की साइड से ना कुछ क्वेश्चन आते हैं, तो उसको सर इंस्टीट्यूट क्या करता है, उनके आंसर करता है, और उस कमेटी इंस्टीट्यूट एक कमेटी बनाता है, उसके लिए इसका नाम रखता है इंडेस इंप्लीमेंटेशन कमेटी। तो बेटा मैं उसका उस टाइम मेंबर भी रहा हूं, ठीक है। अगर मैं अपनी कोर एक्टिविटी की बात करूं बेटा, तो मैं सीए में प्रैक्टिस भी करता हूँ, और प्रैक्टिस में जो मेरा कोर एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ इंडेस है। मैं सिर्फ इंडेस के बेटा असाइनमेंट पे काम करता हूँ, इसके अलावा मैं प्रैक्टिस में कोई और काम नहीं करता। एक्सक्लूसिव इंडेस। सर ये इंडेस क्या है बेटा, जैसे आप लोग ना अभी इंटर के अंदर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ते हो, ऐसे बेटा इंटरनेशनली क्या होता है, आईएफआरएस होता है, ठीक है। और उस आईएफआरएस का जो इंडियन वर्जन होता है उसको क्या बोलते हैं, इंडेस बोलते हैं। मेरा इंडेस का बेटा बेसिक कोर्स भी आता है, ठीक है। वो जो बेसिक कोर्स होता है इंडेस का, वो जनरली जो बच्चे आर्टिकलशिप स्टार्ट करते हैं, जैसे अब आपका इंटर पास हो जाएगा तो आप क्या करेंगे, आर्टिकलशिप स्टार्ट करेंगे। तो ड्यूरिंग आर्टिकलशिप बेटा वो इंडेस की जो एप्लीकेबिलिटी उसको देखते हैं। हालांकि सीए फाइनल में भी आपके इंडेस हैं, लेकिन बच्चा फाइनल की कोचिंग में गैप के बाद स्टार्ट करता है, तो तब तक उसे कोई दिक्कत ना आए, उसके लिए बेटा मैं इंडेस का कोर्स भी देता हूँ, ठीक। ऐसे बेटा एक एसीसी के अंदर एक कोर्स होता है आईएफआरएस का डिप्लोमा, मैं उसकी फैकल्टी हूँ। बेटा एक आईएफआरएस के एसीसी की का कोर्स होता है, एसीसी का बेटा एक कोर्स होता है सर्टिफिकेट इन आईएफआरएस, मैं उसकी फैकल्टी हूं, ठीक।
तो सर हम समझ गए, आप बेसिकली ये बताना चाह रहे हैं कि आप अकाउंट की फैकल्टी हैं एज वेल एज IFRS, Ind AS, AS। हाँ बेटा, जो आपके ना, जैसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपको कराएंगे तो तब आपको थोड़ा सा और आइडिया आएगा कि AS क्या होते हैं। उसी का जो इंटरनेशनल वर्जन होता है उसको हम IFRS बोलते हैं। और इंडिया में कोई भी कंपनी जिसकी नेटवर्थ 250 करोड़ या उससे ज्यादा है, या वो लिस्टेड कंपनी है, या अगर किसी कंपनी के ऊपर Ind AS की एप्लीकेबिलिटी है, तो उस कंपनी की कोई सब्सिडरी कंपनी है, पेरेंट कंपनी है, ज्वाइंट वेंचर है, एसोसिएट है, उसके ऊपर Ind AS की एप्लीकेबिलिटी है। हालांकि मैं बता दूं बेटा, आपके सिलेबस में Ind AS नहीं है, आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ AS है। लेकिन इंट्रोडक्शन ऑफ AS एंड Ind AS, जो आपका इंट्रोडक्शन है किसका, AS का, इंट्रोडक्शन ऑफ Ind AS का, इंट्रोडक्शन ऑफ IFRS का, वो सारी चीजें सर आपके सिलेबस के अंदर है, वो मैं आपको कराऊंगा दोस्त अच्छे से। ठीक है, चलिए बेटा, ये मेरा हल्का सा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। बेटा आपको कोई भी क्वेरी हो, मैं फिर से बोल देता हूं, ये मेरा नंबर है। और हाँ, जैसे आप डेली होमवर्क करते हो, तो आप एक काम भी कर सकते हो, मेरे को एक सिंपल मैसेज कर सकते हो, सर आज का होमवर्क डन। आप उसके आगे चैप्टर का नाम लिख सकते हैं। ठीक, हाँ उसका मैं रिप्लाई नहीं करता, लेकिन आपको बेटा कहीं ना कहीं एक ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जो आपको रेगुलर फॉलो कर रहा है इस चीज के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते बेटा, हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, लास्ट क्लास को रिवाइज करेंगे। चलिए लास्ट क्लास का रिवीजन करते हैं। लास्ट क्लास में हमने कुछ बेसिक बातें डिस्कस की थी। कौन कौन सी बातें डिस्कस की थी, देखिए हमारा इस चैप्टर में अभी तक ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि हमें क्या करना सर, क्लेम का अमाउंट निकालना। और क्लेम कैसे निकलेगा सर, क्लेम निकलेगा सर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन रेट ऑफ फायर माइनस अगर कोई भी सैलवेज वैल्यू हम लोग घटा देंगे। ठीक, फिर सब्जेक्ट टू एवरेज क्लोज या नॉट एवरेज क्लोज। ठीक, अब कोर जो एरिया है सर अभी तक, वो हमें क्या निकालना, वो निकालना है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर। इसलिए हमें क्या करना सब, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर निकालने के लिए हमें उसके अंदर कुछ एडजस्टमेंट करनी है। ठीक है, मैं आपको ऑलमोस्ट सारी एडजस्टमेंट करा देता हूँ, लास्ट क्लास की भी और उससे पहले भी एक दो एडजस्टमेंट जो मैंने आपको कराई। ठीक है, देखिए अगर मान लो हमें निकालना है क्या सर, हमें निकालना है वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बल्कि मैं आपको सारा रिवाइज करा देता हूँ आज तक का। ठीक है, देखिए हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा सर, सबसे पहले हम लोग जीपी रेशो निकालेंगे। अगर आपको क्वेश्चन में जीपी रेशो ऑलरेडी दी रखी है तो हम उसी जीपी रेशो को यूज करेंगे। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन रेट ऑफ फायर। इसके लिए हम क्या करेंगे सर, इमीडिएटली इसके लिए हम क्या करेंगे सर, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कब से कब तक का, पहले दिन से लेके सर डेट ऑफ फायर तक का। ठीक है, चलिए सर अब आगे हम इसमें क्या करेंगे, इसमें सर जो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या करेंगे सर, इसके अंदर हम ओपनिंग स्टॉक लेके आएंगे, परचेज लेके आएंगे, डायरेक्ट एक्सपेंडिचर लेके आएंगे सर, सेल लेके आएंगे। और सेल का सर इंपैक्ट हम क्या करेंगे, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में कन्वर्ट करने के लिए उसके अगेंस्ट जीपी निकाल देंगे और अपना क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। ठीक है, अब हमें कुछ एडजस्टमेंट करनी होगी। सबसे पहले अगर मान लो मैं कोई भी गुड्स परचेज करता हूँ साहब, ठीक है, और उसको मैंने यूज कर लिया किसके लिए, एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए। सर उसको मैंने क्या किया है सर, उसको मैंने एडवर्टीजमेंट पर्पज के लिए यूज कर लिया है, या सर मैंने उसे एज ए ड्राइंग्स यूज कर लिया, तो मैं उसको क्या करूंगा, रिड्यूस कर दूंगा। क्या करूंगा, उसको रिड्यूस कर दूंगा। ठीक, अच्छा अगर मान लो कोई भी डायरेक्ट एक्सपेंडिचर है तो सर वो भी क्या हो जाएगा, कैपिटलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो भी मेरे क्लोजिंग स्टॉक की कॉस्ट का पार्ट होता है। कभी कभी क्या होता है कि जो मेरे पास इन्वेंटरी होती है सर, स्टॉक होता है, ठीक है, हालांकि उसके लिए कुछ खर्चा डायरेक्ट होता है, लेकिन जो डायरेक्ट खर्चा है उस खर्चे का कुछ हिस्सा मैं किसी असेट के अगेंस्ट यूज कर लेता हूँ, जैसे मशीन वगैरह इंस्टॉल करने के लिए, उसे मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक, अगर मैं कोई भी गुड्स परचेज करता हूँ और वो जो परचेज है वो मैं किसी असेट के लिए यूज कर लेता हूँ साहब, तो उसे मैं क्या करूंगा, माइनस कर दूंगा। ठीक, जब भी हम लोग साल्वेज वैल्यू लेंगे साहब, साल्वेज वैल्यू हम हमेशा लेंगे चाहे वो डेस्ट्रॉयड गुड्स की है या सर वो किसकी है, चाहे वो डेस्ट्रॉयड गुड्स की है या सर डैमेज गुड्स की। ठीक, जीपी रेशो हमेशा सेल के बेस पे लेंगे। क्वेश्चन साइलेंट है तो हम सेल के बेस पे मान के चलेंगे। हाँ, अगर जीपी रेशो क्वेश्चन में कॉस्ट के बेस पे दे दिया तो हम क्या करेंगे, पहले उसको सेल के बेस पे निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, जीपी डिवाइड बाय कॉस्ट प्लस जीपी। ठीक, हाँ जी सर, हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में जो भी आइटम लिखेंगे साहब वो एट कॉस्ट लिखेंगे एक्सेप्ट सेल। हाँ, अगर हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन सिर्फ कॉस्ट पे नहीं दे रखी, हम क्या करेंगे, उसको कॉस्ट के बेस पे निकालेंगे। देखिए होता क्या है, हमारे अगर गोडाउन में आग लगती साहब, तो हमें क्या निकालना होता है, फिजिकल स्टॉक उस दिन कितना था। इसलिए हम इसके लिए क्या करते हैं, अकाउंट डिपार्टमेंट का सहारा लेते हैं। लेकिन अगर कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन है जो अकाउंट डिपार्टमेंट में अलग है और गोडाउन के हिसाब से अलग है, तो हम क्या करेंगे, नेसेसरी एडजस्टमेंट करेंगे। एग्जांपल के तौर पे, जैसे मान लो कोई गुड्स मैंने परचेज किया है, रिकॉर्ड कर लिया, बट अभी उसकी डिलीवरी मैंने नहीं ली है, तो उस केस में उसे परचेज को मैं माइनस कर दूंगा। ठीक, गुड्स की डिलीवरी आ गई है, परचेज सर मैंने अभी रिकॉर्ड नहीं की है, तो सर उसे क्या करूंगा, रिकॉर्ड कर लूंगा। सर गुड्स मैंने क्या किया, माल सेल कर दिया। ठीक है, मैंने क्या किया,
माल सेल कर दिया, अच्छी बात है सर अगर आपने माल सेल कर दिया, ठीक है, लेकिन सर फिजिकल डिस्पैच उसको मैंने नहीं किया, तो मैं क्या करूंगा, सेल में से माइनस कर दूंगा। सर अभी मैं फिजिकल डिलीवरी दे चुका हूं, लेकिन सर अभी तक मैंने सेल रिकॉर्ड नहीं की, तो मैं क्या करूंगा, सेल रिकॉर्ड कर लूंगा। कभी कभी क्या होता है सर, मेरी सेल गलत आ जाती है साहब, कोई अकाउंटेंट या कोई और डिपार्टमेंट का बंदा सर क्या करता है, मिस अप्रोप्रिएट कर लेता, तो उस केस में सर मैं क्या करूंगा, सेल रिकॉर्ड करूंगा, ठीक है, क्योंकि अगर मैं सेल रिकॉर्ड करूंगा इट मींस क्या, कि वो फिजिकल स्टॉक मेरे पास नहीं है, ठीक। चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपको रिवाइज करा दी। अब हम करते हैं होमवर्क की बातें, ठीक। हाँ सर, होमवर्क की बातें करेंगे। और सर हम आपको एक बात बता दें, मैंने कहा हाँ जी, हमने होमवर्क कर लिया सर, बहुत बढ़िया। आइए सर, क्वेश्चन 30 का तो आपने आंसर दे रखा, 31 का आंसर नहीं दे रखा, हमें कैसे पता लगेगा? बेटा 31 का आंसर मैंने इसलिए दिया ताकि आप एक बार स्ट्राइक करें, ठीक है। हालांकि मैं बता दूं, मैंने इसका सॉल्यूशन डाल रखा लास्ट में, लेकिन मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरी आप लोगों से ना एक रिक्वेस्ट है। सर क्या रिक्वेस्ट है? प्लीज बेटा इस बात को मान जाओगे ना? हाँ जी सर बिल्कुल मान जाएंगे, आप बोलो तो सही। बेटा होमवर्क के जो क्वेश्चन है ना, आपने सॉल्यूशन एज ए हेल्प के लिए रेफर करना है। जब तक एक बार आप क्वेश्चन पूरा खुद सोल्व नहीं करेंगे, तब तक आपने सॉल्यूशन नहीं देखना है। हाँ सर, देखिए अगर खाली सॉल्यूशन देने से ऑब्जेक्टिव सोल्व होता बेटा, तो फिर मैं यहाँ पे डिस्कस क्यों करता? मैं अब आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ऑन 15 December 12, a fire occurred in the premises of Messrs. Home Export. Most of the stock were destroyed. Cost of the salvage being कितने से 140 से। From the book of account the following particulars were available. सर आपको जो स्टॉक दे रखा है, ओपनिंग कितने से दे रखा है? 940 से, ठीक है। आज की क्लास में मैं कोशिश करूंगा आपको ये बताने की आपने कॉपी कैसे मेंटेन करनी है, ठीक है। अगली क्लास में फिर मैं आपको बताऊंगा बेटा कि आप जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता तो आप रिवीजन की कैसे प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। एक दो क्लास के बाद मैं उसको बताने वाला हूँ, धीरे धीरे बेटा चीजें निकल के आएंगी, ठीक है। अच्छा, परचेज सर आपकी 13,20,000 है, सेल सर आपकी 20,25,000 है, जीपी रेशो सर 20% दे दिया, तो 20,25,000 इंटू 20%, 4,05,000, तो बैलेंस आपका क्या आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। बेटा मेहनत किया करो बिल्कुल। सर आप एक दिन में कितना काम करते हो? 640 आ गया बेटा। मैं एक दिन में बता देता हूं आपको मोटा मोटा, कम से कम भी 7 से 8 घंटे की मेरी रिकॉर्डिंग डेली होती है। सीए फाइनल का कोर्स भी चल रहा होता है बेटा, ठीक है। आपके इंटर का ओल्ड कोर्स हो गया, आपका न्यू कोर्स भी चल रहा होता है, और ये मिनिमम बता रहा हूँ, कभी कभी 12-12 घंटे की रिकॉर्डिंग भी हो जाती है। सर मैक्सिमम कितना कर लेते हैं? मैं 14-15 घंटे तक की रिकॉर्डिंग बिल्कुल आराम से कर लेता हूँ, ठीक है। और आपको मजे की बात बताऊं, जैसे जैसे सर शाम डलती रहती है ना, जो मेरी लास्ट की क्लास होती है, मेरे अंदर और एनर्जी आ जाती है। सर उसका रीजन क्या है? क्योंकि बेटा मैं जब भी कोई क्लास रिकॉर्ड करने बैठता हूं, तो मैं ये मान के चलता हूँ आज मेरा अभी काम स्टार्ट हुआ है। सेम बेटा आपने करना है। मैं आपको इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ जाएगी ना, मैं आपको मेहनत करने की हैबिट डलवा करूंगा, क्योंकि साहब हार्डवर्क ना बेटा टैलेंट को आराम से बीट कर सकता है। अगर कोई बंदा हार्डवर्क करता ना एक अच्छा, तो उसके कंपटीटर के लिए सर सबसे बड़ा चैलेंज यही होता है कि मैं इसके हार्डवर्क को कैसे रोकूं, क्योंकि वो उसको नहीं रोक सकता। चलिए 640 ये आ गया। अच्छा साल्वेज वैल्यू है कुछ? हाँ सर बिल्कुल है, कितने से? 140 से। तो 5 लाख का सर एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक आ गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 640 आ गया, और अपनी जो पॉलिसी अमाउंट था कितने से? 4 लाख से, बल्कि मैं यहाँ 5 लाख लिखूंगा, यहाँ 4 लाख लिखूंगा। हाँ जी सर, तो 4 लाख डिवाइड बाई 6.4 इंटू 5 लाख, 3,12,500 आ गया। बिल्कुल ठीक है सर, 3,12,500, ठीक। चलिए अब मेरे को ये पता था कि आप लोगों का आंसर ठीक है, मैं बेटा फिर भी ऐसे एक्सप्लेन इसलिए करता हूं ताकि आपको और अच्छे से प्रैक्टिस हो जाए, ठीक। 31 on 20th October 9, the godown and business premises of Aman Limited were affected by fire. From the salvage accounting record, the following information is available. ओपनिंग स्टॉक सर आपका 90% पे दे रखा है, तो कितने से आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपका 240। आगे चलते हैं, परचेज इज लेस रिटर्न 280 से, और परचेज का सेकंड पॉइंट है। देखिए बेटा ये जो मैं क्वेश्चन होमवर्क के देता हूँ ना, इतना तो मैं मान के चलता हूँ कि आप कर क्या है, इट मींस आपने क्वेश्चन पढ़ रखा होता, ठीक है।
Purchase up to 20th October 9 did not include 40,000 for which purchase invoice had not been received from supplier, though goods have been received in the godown. हालांकि गुड्स आपके किस में आ चुके हैं, गोडाउन में आ चुके हैं। तो इस केस में ये 320 आ जाएगा, परचेज में से आ जाएगा आपका 320 आ जाएगा, ये 40,000 आप इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। सेल 620 है, सेल अप टू 20 अक्टूबर 9 इंक्लूड 80,000 फॉर विच गुड्स हैड नॉट बीन डिस्पैच, गुड्स डिस्पैच नहीं हुई। इसका मतलब आपने सेल को सर रिकॉर्ड कर लिया। सेल रिकॉर्ड करने का मतलब है आप ये मान के चले कि गुड्स निकल चुके थे, क्योंकि वो गुड्स जल चुके साहब वहां पे ना। तो आप 80,000 क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, कितने से आएगा, 540 से आएगा। और आपकी जो जीपी रेशो 25% है। आपको ऐसे ने नहीं बताया जीपी रेशो कॉस्ट पे है या सेल प्राइस में, आप क्या मान के चलेंगे, सेल प्राइस में मान के चलेंगे। तो 540 इंटू 25%, 1,35,000, ठीक है। तो यहाँ पे सर आपका जो स्टॉक आएगा 320, 240, 540, 155 आ गया। कितना आ गया, 155। ये आ गया आपका वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ हायर। अब इसमें से आप क्या कटाएंगे सर, साल्वेज वैल्यू घटाएंगे। साल्वेज वैल्यू कितनी है आपकी सर, 31,000, तो ये आएगा 124, ठीक। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। और आपकी पॉलिसी अमाउंट कितने से सर, 1 लाख से। तो 124 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 1,55,000, 124 इंटू 1 लाख डिवाइड बाई 1,55,000, 80,000 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80,000 आ जाएगा। एक बार आप चाहो तो लास्ट में सर इसका सोल्यूशन भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि सोल्यूशन आपने बाद में रेफर करने चाहिए। आइए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। जब मैंने इंश्योरेंस कंपनी से इंश्योरेंस कराया तो मैंने एक एग्रीमेंट किया होगा, हाँ जी सर। एग्रीमेंट में हमने मेंशन कर लिया कि अगर मान लो कल को कोई भी डैमेज हो गया तो मैं तो 100% क्लेम लूंगा डैमेज गुड्स आपका। बेटा ऐसा एग्रीमेंट होता है। तो इन दैट केस बेसिकली होता क्या है कि जो भी आपका डैमेज गुड्स होगा, डिस्ट्रॉय गुड्स होगा, उसकी जो भी वैल्यू होगी वो हम रिकवर नहीं करते, हम तो उठा के इंश्योरेंस कंपनी को दे देते हैं, इंश्योरेंस कंपनी खुद रिकवर करती है। इन दैट केस बेटा क्या हो जाएगा, जो भी मेरा वैल्यू ऑफ स्टॉक होगा वही मेरे लिए क्या हो जाएगा, एक्चुअल लॉस हो जाएगा, ठीक। देखिए क्या लिखता है कंसेप्ट। पॉइंट नंबर 10, समटाइम destroyed goods oblique damaged goods are handed over to insurance company oblique insurer। आप क्या करते हो साहब, डैमेज गुड्स को या destroyed goods को किसको हैंड ओवर कर देते हो, इंश्योरर को, ठीक है। इन सच केस salvaged value shall not be deducted while calculating actual loss of stock। इस केस में एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए आप सैल्वेज वैल्यू को नहीं घटाएंगे, मतलब वैल्यू ऑफ स्टॉक इक्वल टू एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक। इन केस क्वेश्चन इज साइलेंट ऑलवेज एज्यूम। अरे हाँ सर, अभी तक तो आपने कहीं बताया ही नहीं हमें। देखिए बेटा क्वेश्चन कहेगा हैंडेड ओवर टू इंश्योर्ड पर्सन, सर ये भी नहीं बताया आपने। आइए एक बार चर्चा कर लेते हैं, हमने जो क्वेश्चन कर रखे कि क्या हमने ये बताया या नहीं बताया। क्वेश्चन नंबर 6 निकालिए। गुड्स salvaged from accident were worth ₹12,000 and these were handed over to insured। कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि इंश्योर्ड पर्सन को दे रखा, इंश्योरर को दे रखा होता तो आप इसको नहीं घटाते, ठीक। हाँ सर यहां तो बता दिया। अब कई क्वेश्चन जैसे सिंपल लिख देगा स्टॉक टू बी वैल्यू ऑफ ₹3,000 वाज सॉल्वेज। अब ये नहीं बताया साहब कि हैंडेड ओवर टू इंश्योरर है या हैंडेड ओवर टू इंश्योर्ड पर्सन है, तो क्या करें। इन दैट केस हम हमेशा ये मान के चलेंगे कि आपने इंश्योर्ड पर्सन को हैंडेड ओवर कर दिया और इंश्योर्ड पर्सन से क्या करेगा सर, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए, मतलब हम लोग अपना क्लेम निकालने के लिए, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक निकालने के लिए वैल्यू ऑफ स्टॉक में सर क्या करेंगे, इसको घटा देंगे, ठीक। चलिए एग्जांपल लिखेंगे। अपने एग्जांपल कितने हो चुके थे सर, हमें तो ध्यान, कोई बात नहीं बेटा, नंबरिंग हम कराएंगे आपको। आपका एग्जाम्पल 6 तक हो चुका था, उसके बाद हाँ जी एग्जाम्पल बेटा मेरे हिसाब से 6 हुआ था, 7 तक हो गए बेटा, 7 तक बेटा, 7 तक एग्जाम्पल मेरे हिसाब से हो गए थे, ठीक है। अगर आपके एग्जाम्पल आगे पीछे तो आप अपनी नंबरिंग उस हिसाब से कर लेना बेटा। मेरे हिसाब से बेटा हमें नंबरिंग सेम रखनी चाहिए, ठीक है।
अगर बाई चांस आपकी नंबरिंग आगे पीछे हो रही तो उनको ए बी कर लेना कुछ। इसको एग्जाम्पल 8 बना लेते हैं, ठीक। एग्जाम्पल नंबर 8, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर ₹1,00,000। साल्वेस्ट वैल्यू ₹20,000। कैलकुलेट क्लेम अमाउंट इफ केस 1, डैमेज गुड्स हैंडेड ओवर टू इंश्योरेंस कंपनी। केस 2, डैमेज गुड्स हैंडेड ओवर टू इंश्योर्ड पर्सन। जल्दी लिखे बेटा। लिखेंगे सोल्यूशन। केस 1, बल्कि अगली लाइन से लिख लेते हैं केस 1। क्लेम अमाउंट ₹1,00,000। क्यों? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी ही सर क्या करेगी, डैमेज गुड्स को लेके जाएगी और हमें पूरा क्लेम देगी, ठीक। केस 2, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1,00,000 माइनस salvaged value एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अपने पॉइंट कितने हो गए सर? पॉइंट नंबर हो गए 10। पॉइंट नंबर 11 लिखेंगे बेटा। ये पॉइंट मैं पहले लिखवा रहा हूँ, ऐसे फ्लो में एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। फिर इसको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि अगर मैं पॉइंट पहले लिखवाऊंगा तो आपको वैसे समझ में नहीं आएगा। बट हाँ, लिखवा देता हूँ, क्योंकि इसके बाद ना मेरे को समझाने के लिए क्या है, कुछ बेसिक बातें लिखवानी है आपको ना। वो बेसिक बातें आपके सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन में काम आएगी और कहीं काम नहीं आएगी, इसलिए मैं इस पॉइंट को लिखवा देता हूँ। एक्सप्लेन नहीं करूंगा इसको, पहले बेसिक बातें एक्सप्लेन करूंगा, उनको लिखवाऊंगा, फिर इस पॉइंट को रीड कराऊंगा, ठीक है। लिखेंगे while calculating value of stock on the date of file, while calculating अंडरलाइन करेंगे इसके बाद वाली बात में, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर,
इस बार मैं क्या निकलवा रहा हूं, साफ 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 बोल रहा हूं कि इस केस में, ठीक है, डोंट इंक्लूड those goods, don't include those goods which are those goods which are owned by entity but not available in the insured godown at the time of fire. For example, यहाँ बेटा मैं एग्जाम्पल अभी आप ना 3-4 लाइन छोड़ दें, ठीक है, ये समझाते हुए लिखो, लिखिए जल्दी से इसको। एग्जाम्पल अभी लिखवा रहे, क्योंकि एग्जाम्पल लिखवाते तो फिर आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ। और अभी मैं चाहता हूँ कि आप ना समझे, अभी आप मेरी बातों को सुने, आप सोचे खुद और उसके बाद समझे फिर। चलिए, बिल्कुल मजा आ रहा है ना? हाँ जी सर, बिल्कुल मजा आ रहा है। लो बेटा, और मजा आएगा, अच्छे समझते हैं इसको ना। देखिए, जब भी कोई भी कंपनी इंश्योरेंस कराती है, तो इंश्योरेंस जब कंपनी कराती है साहब, तो उसकी लोकेशन का भी इंश्योरेंस होता है एक तरीके से। अगर मेरे को स्टॉक का इंश्योरेंस कराना है, अब देखिए, यहाँ ये मेरे सप्लायर लोग हैं, ये माल मेरे को सप्लाई करेंगे, ठीक है। अगर ये माल सारा रास्ते में होगा तो ये कभी भी मेरे लिए इंश्योर्ड नहीं होगा, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्या कहेगी, अगर इसका इंश्योरेंस कराना तो गुड इन ट्रांजिट का अलग से इंश्योरेंस कराइए। आई मीन टू से, हमारे पास जो ये मेरा इंश्योर्ड गोडाउन, इस पर लिख देता हूं, इंश्योर्ड गोडाउन है, यहां पे जो मेरे पास स्टॉक पड़ा हुआ है, जो मेरा इंश्योर्ड गोडाउन है, इसके अंदर जो स्टॉक पड़ा हुआ है, मैंने केवल और केवल सर क्या करा रखा होगा, उसका इंश्योरेंस करा रखा होगा, बिल्कुल ठीक है। अब एक मिनट के लिए मेरी बात समझना है। मेरे पास एक कस्टमर आता है, कहता साहब माल बेच रहे हो? हमने कहा बिल्कुल बेचेंगे। उसने कहा ये वाले 4 माल दे दो, हमने दे दिया। उसने कहा कि अगर खराब हो गया तो? हमने कहा वापस दे देना भैया, और क्या होगा। उसने कहा नहीं, वो जाने लग गया। हमने कहा इधर आओ साहब, क्या दिक्कत है? वो कहता साहब मैं ना इस माल को ना 15 दिन तक यूज करके देखूंगा, और अगर 15 डेज तक मेरे को पसंद नहीं आया तो मैं आपको वापस देके चला जाऊंगा, ठीक है। ये बात मान लेते 30 मार्च की थी साहब, मार्च की मानते, ये बात मान लेते 30 जुलाई की थी, ठीक है, ठीक है। ये माल लेके चला गया। अगर ये 30 जुलाई की बात है तो अप टू 14 अगस्त, क्योंकि एक दिन जुलाई का और 14 दिन सर अगस्त के, 14 अगस्त तक मान लो हमने इसको टाइम दे दिया। हमने 15 डेज की जगह ये बोल दिया भैया 14 अगस्त तक ये माल आप यूज करके देख सकते हैं। अगर 14 अगस्त तक आपने कंफर्मेशन नहीं थी तो हम क्या करेंगे, हम सर इसको सेल मान लेंगे, ये मान लेंगे आपने माल खरीद लिया, ठीक है। इसको बोलते हैं गुड सेंट ऑन सेल और रिटर्न बेसिस, ठीक। चलिए, 1 अगस्त को आग लग गई। अगर 1 अगस्त को आग लग गई तो क्या ये माल जलेगा? सर ये माल बिल्कुल भी नहीं जलेगा। बात सुनते रहना ध्यान से। लेकिन क्या ये माल मेरा है? बिल्कुल मेरा माल है। मान लेते साहब यहां पे जो माल था वो 1 लाख का अवेलेबल था, और ये बंदा माल 20,000 का लेके गया हुआ था, ठीक है। साल्वेज वैल्यू मान लो 5,000 आई, ठीक। तो हम क्या करेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर 1 लाख लिखेंगे या 120 लिखेंगे? सर नो डाउट मेरे पास रियल में माल 120 का है, लेकिन अगर मैं 120 लिख दूंगा ना, तो एवरेज क्लोज में मैं 120 कंसीडर करूंगा। अगर मैं ऐसे लिख दूं कि 120 का वैल्यू ऑफ स्टॉक है, 20,000 का दूसरे कस्टमर के पास है, और 5,000 की साल्वेज वैल्यू है, तो 95,000 का मेरे को नुकसान हो गया।
जब मैं पॉलिसी अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 95,000 इंटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर। अगर मैं 120 लिखूंगा तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि मेरा जो इंश्योरेंस कवरेज है वो 120 का है, जबकि जैसे माल गोडाउन से बाहर चला जाएगा साहब मेरी कवरेज हट जाएगी। जैसे ही माल क्या होगा, गोडाउन से बाहर चला जाएगा, मेरी कवरेज हट जाएगी। जब मैं स्टॉक निकालूंगा ऑन द रेट ऑफ फायर तो नो डाउट मैं इसको भी कैलकुलेट करूंगा और इसको भी कैलकुलेट करूंगा, लेकिन क्लेम के लिए सर वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर क्या होगी इसको मैं कंसीडर नहीं कर सकता। मैं सर ऐसे करूंगा 1 लाख माइनस 5,000 95,000, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी क्लेम ही नहीं देगी इसका। सर हम एक काम करें, मैंने कहा क्या, हम अपनी तरफ से क्लेम शीट बना के दे देते हैं कस्टमर, उसको इंश्योरेंस कंपनी को क्या पता लगेगा भैया, फिर एक काम करो 20-30 करोड़ का क्लेम मांग लूंगा। इंश्योरेंस कंपनी क्रॉस करती है, इंश्योरेंस कंपनी क्रॉस करती है, और एज पर AS29, हालांकि AS29 आपके ग्रुप 2 में, बट आपको मैं वैसे बता देता हूँ, जब तक इस बात की सर्टेनिटी नहीं आ जाती कि आपको इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा, आप रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते साहब, रिम्बर्समेंट का केस बन जाता है एक तरीके से वो, ठीक है। चलो वो AS29 में ग्रुप 2 में पढ़ाएंगे हम आपको आराम से ना, या इंडिया AS37 में सीए फाइनल के अंदर पढ़ेंगे उसको, ठीक है। अब अभी सिंपल समझिए इसको, इंश्योरेंस कंपनी भी बेटा क्या करती है, क्रॉस वेरीफाई करती है तब जाके क्लेम देती है, अदरवाइज तो हर व्यक्ति ऐसे कर लेगा। अब एक तरीके से ये मान के चलिए आप ना कि जो एक क्लेम की कैलकुलेशन हो रही है ना, ये इस बेस पे हो रही है कि इंश्योरेंस कंपनी का भी आदमी साथ में बैठ के आपसे क्लेम की चेकिंग कर रहा है। हम ये थोड़ा डिस्कस करें कि हम क्या क्लेम मांग रहे हैं, एक तरीके से हम तो ये डिस्कस कर रहे हैं साहब कि अल्टीमेट जो हमारा क्लेम आना है साहब वो कितना आना है, ठीक। देखिए मैंने कुछ ऐसा ही लिखा है, while calculating value of stock on the rate of fire, जब आप क्या करेंगे सर, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालेंगे ऑन द रेट ऑफ फायर, डोंट इंक्लूड दोज गुड्स, उन गुड्स को आप इंक्लूड नहीं करेंगे विच आर ओन्ड बाय एंटिटी, मालिकाना हक किसके पास है, हमारे पास है, बट नॉट अवेलेबल इन द इंश्योर्ड गोडाउन एट द टाइम ऑफ फायर, सर फायर के टाइम पे गोडाउन में अवेलेबल नहीं है। फॉर एग्जांपल, गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस एंड अप्रूवल इज पेंडिंग, अगर अप्रूवल आ गया तो बेटा सेल बुक हो चुकी होगी, ठीक है। और कंसाइनमेंट का कंसेप्ट पता आप लोगों को क्या होता है, सर आप बता दो एक बार। बेटा हम अपने गुड्स को बेचने के लिए एक थर्ड पार्टी को अपॉइंट करते हैं, वो हमारे बिहाफ पे हमारा माल बेचता है। जब तक सर माल कस्टमर के पास नहीं जाता तब तक वो माल हमारा माना जाता है। अगर मैंने कंसाइनी को क्या किया, गुड्स दे दिए साहब, तो ओनरशिप तो मेरी है ना साहब अभी तक, ठीक है, लेकिन उसका क्लेम सर मैं यहां नहीं ले पाऊंगा, क्योंकि वो अभी क्या होगा सर, कंसाइनी के पास गुड्स पड़ा होगा, ठीक है, मैं कंसाइनर हूं, ठीक। गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, चलिए अब मैं एक बात बेटा आपको लिखवा रहा हूं यहां पे, हमारे लिए, क्योंकि ये जो चीज है ये हमारे लिए क्या होता है बेटा, ये धीरे धीरे ना जैसे जैसे बैच बढ़ेगा ये चीजें और भी आएंगी। हमारे लिए मैं वो बातें लिखवाऊंगा बेटा जो हो सकता है आपके सिलेबस में ना हो, ठीक है, लेकिन आपको समझना जरूरी होता है, क्योंकि उसके बगैर आपका कंसेप्ट नहीं पक्का हो पाएगा। आप कॉपी पे ऐसे चलिए, ठीक है, लिखेंगे जर्नल एंट्री फॉर गुड सेंट ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस। आपने गुड सेंड किए किसके लिए, अप्रूवल के लिए, रिटर्न के लिए, ठीक है। चलिए यहां एक छोटा सा एग्जांपल भी बना लेते हैं, नंबरिंग नहीं करेंगे वैसे लिख लेंगे। फॉर एग्जांपल कोस्ट प्राइस ₹100, सेल प्राइस ₹125, ठीक। सबसे पहले देखिए क्या होता है साहब, जब आप ना गुड्स देते हैं अपने कस्टमर को, किसके बेस पे,
अप्रूवल बेस पे कि भैया पसंद आए तो रख लेना, नहीं तो वापस कर देना, ठीक है। तो हम पहली एंट्री कब पास करते हैं, लिखेंगे ऑन द डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स। हम डिलीवरी में पता क्या करते हैं, सेल बुक कर लेते हैं। ये प्रैक्टिस जनरली फॉलो होती है, हालांकि AS9 इसको मना करता है, बट जब AS9 बेटा हम आपको ग्रुप 2 में पढ़ाएंगे या इंडेस 115 है बेटा सीए फाइनल के अंदर, वहां पढ़ाएंगे तब उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन प्राइमो फेसी बेटा जो आपने अभी तक सीख रखा है आपके नॉलेज के हिसाब से जनरली सेल बुक हो जाती है, ठीक। हालांकि हम लोग ईयर एंड पे IFRS 15 के हिसाब से, इंडेस 115 के हिसाब से, या अगर आप एएस के हिसाब से काउंटिंग करें तो AS9 के हिसाब से आप क्या करते हैं, उसको रिवर्स कर लेते हैं। वो मैं यहां भी करके दिखाऊंगा, वही चीज यहां पे फॉलो करूंगा, ठीक है। लेकिन डिलीवरी बेटा जनरली सेल बुक हो जाती है, एंट्री होती है, पता है। हाँ जी सर, कैश तो अभी आया नहीं होगा और आ भी गया होगा तो कोई बात नहीं, एज ए लायबिलिटी दिखा देंगे उसको बाद में। डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल 125 से। सेकंड क्या हुआ होगा, एक्चुअल पोजीशन क्या हो सकता है, ए अप्रूवल रिसीव्ड, अप्रूवल आ गई हमारे पास कि भैया लो हमने माल रख लिया, गुड्स रिटेन्ड बाय कस्टमर, या हम कह सकते साहब कस्टमर ने क्या किया, गुड्स को रिटेन कर लिया। हमारे पास अप्रूवल आ गई, मतलब कस्टमर ने गुड्स को रिटेन कर लिया, क्या करें, नो एंट्री, हम कोई एंट्री पास नहीं करेंगे साहब उस केस में, क्यों, क्योंकि सेल की एंट्री होनी चाहिए थी, सेल हम कर चुके हैं। बी गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, नहीं सर कस्टमर आएगा, बिल्कुल बच्चे, कस्टमर ने गुड्स को वापस कर दिया। अगर कस्टमर गुड्स को वापस कर देता है तो आपने एंट्री क्या पास कर रखी थी, सर हमने सेल रिकॉर्ड कर रखा था, रिवर्स कर देंगे और वो माल मेरे गोडाउन में आ चुका होगा, ठीक है। सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट। चलिए जी, और क्या हो सकता है, सी एट ईयर एंड still time period is left and no confirmation received from customer। सर अभी भी टाइम पीरियड बचा हुआ है और कस्टमर से कोई भी कंफर्मेशन नहीं आई, अभी भी टाइम पीरियड बचा हुआ है और कस्टमर से कोई कंफर्मेशन नहीं आई है। इसका मतलब क्या है, इट मींस we have to record inventory and reversed sale and रिवर्स सेल। हमें इन्वेंट्री को रिकॉर्ड करना चाहिए और सेल को क्या करना चाहिए सर, सेल को क्या करना चाहिए सर, सेल को हमें रिवर्स कर देना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सर अब दो चीजें होंगी, अब ऊपर की नंबरिंग एक बार मैं चेक, 1 2 है ना, तो इसको 1 2 दूसरे वाले बना लेते हैं। ओन
रिवर्सल ऑफ सेल, सेल अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट कितने से? 125 से। सेकंड, ऑन रिकॉग्निशन ऑफ, बल्कि ये लाइन अभी रुक जाते हैं, ऑन रिकॉग्निशन ऑफ स्टॉक। और ये जो स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे ना बेटा, ये एट कोस्ट, ये जो आप स्टॉक रिकॉर्ड करेंगे कैसे रिकॉर्ड करेंगे? एट कोस्ट रिकॉर्ड करेंगे। और यहाँ पे आपके पास जो एंट्री बनेगी बेटा, वो एंट्री बनेगी स्टॉक लाइंग विद कस्टमर अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये स्टॉक आपके पास नहीं है। स्टॉक लाइंग विद कस्टमर अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट 100 आ जाएगा। अब इस चीज को लिखेंगे यहाँ पे, सच स्टॉक इज ओन्ड बाय एंटिटी but not available in the godown। चले, हाँ जी सर, हमारे पास इसका मालिकाना हक होता है, लेकिन ये हमारे गोडाउन में नहीं होता, इसलिए सर हम इसको क्लेम के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। यहां मैं इसलिए लिखवा रहा बेटा क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जनरल पॉइंट लिखवाया, ये मैं ऊपर लिखवा चुका हूं आपको। एक बार आप इसको उतार लीजिए जल्दी से, 5-10 सेकंड और ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, ये मैं आपको लिखवा चुका हूं, ये मैंने आपको अभी ये समझा दिया है कि भैया स्टॉक कैसे आपके पास नहीं होता, क्योंकि वो कस्टमर के पास होता है। While calculating value of stock on the rate of hire, don't include those goods which are owned by entity but not available in the insured godown at the time of hire। अब आप मेरी बात समझो बेटा, कंसेप्ट समझ में आ गया अच्छे से? हाँ जी सर। अब प्रैक्टिकल क्वेश्चन जब आप करेंगे तो और क्लैरिटी आपके पास आ जाएगी। आइए अब हम चलते क्वेश्चनों के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर कौन सा पढ़ेंगे? क्वेश्चन नंबर अपना 6 तक हो गया था ना? हाँ जी सर। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़ेंगे, बल्कि मैं एक नई सीट डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ जी, मैं एक बात फिर से आपको बता देता हूँ, कई बच्चों को इसमें कंफ्यूजन हो जाती है। सर ये 100 पे हमने क्यों रिकॉर्ड कर लिया बेटा? स्टॉक को आप कैसे दिखाते हैं? सर कोस्ट पे। और जब तक आपका माल नहीं बिकेगा तब तक आपको उसको कैसे दिखाना चाहिए? सर एट ए कॉस्ट। तो हमने क्या किया बेटा, जो सेल रिकॉर्ड कर रखी थी उसको रिवर्स कर दिया, और सर स्टॉक को रिकॉर्ड कर लिया। बस फर्क क्या होगा, ये स्टॉक हम अलग से दिखा देंगे और ये एट कॉस्ट आएगा, मैंने लिख भी दिया यहाँ पे एट कॉस्ट। ठीक, आइए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, हाँ जी हमारे प्यारे प्यारे सर, बताइए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, टेक 1 मिनट, आराम से तसल्ली से क्वेश्चन पढ़िए। और बल्कि ना एक काम और भी कर सकते हैं आप ना, जब आप क्वेश्चन पढ़ रहे होते हैं ना, कैलकुलेटर साथ में रखें। देखिए एक बार मैं आपको बताता हूँ क्या कह रहा हूँ मैं, ऐसे कैलकुलेटर साथ में रखे, जैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना, अच्छा ओपनिंग स्टॉक इतने से आ गया, परचेज ऐसे, आप साथ साथ ये चीजें कर सकते हो। ठीक, चलिए।
बेटा आई थिंक वो वॉइस बंद कर रखी थी। जी सर, मैंने कुछ नहीं बोला बेटा, बस मैंने ये लाइन पढ़ी पहले वाली। हाँ सर, आप मिलके पढ़ लेते हैं। देखिए क्या लिखता है। ऑन 30th March 11 fire occurred इन द प्रीमाइसेस ऑफ मैसर सूरज ब्रदर्स। सूरज ब्रदर के वहां पे आग लग के, बताओ कमाल नहीं हो गया। हाँ जी सर। द कंसर्न हैड टेकन एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ ₹60,000 which was subject to the average clause। ठीक है, जो 60,000 है सर, आपने पॉलिसी ले रखी थी उतने की। फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स आर अवेलेबल रिलेटिंग टू द पीरियड 1 जनवरी से लेकर 30 मार्च तक। स्टॉक दे दिया आपको अपनी, परचेज दे दी जिसमें सर आपकी मशीनरी जो है वो 30,000 की इंक्लूड है। वेजेस दे दी साहब, 3,000 की सर आपका इंस्टॉलेशन मशीनरी से रिलेटेड है, तो ये घटा देंगे हम लोग ना। ठीक है। सेल, बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन देखिए साहब, सेल ₹275। ठीक है। अब इस 275 में क्या इंक्लूड है? इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू ₹49,500। 275 में 49,500 का ऐसा माल जो आपने अप्रूवल बेस पे भेज रखा है। ठीक है, ट्रांसफर कर रखा है। अब अगर अप्रूवल आ गई तो कुछ करना ही नहीं, अप्रूवल नहीं आई तो सर आपको सेल रिड्यूस करनी पड़ेगी और साथ में क्या करना पड़ेगा? स्टॉक बुक करना पड़ेगा। और वो जो स्टॉक बुक होगा बेटा, वो किस पे बुक होगा? एट कोस्ट प्राइस। किस पे बुक होगा? एट कोस्ट प्राइस पे। और एक प्यारी सी बात और मैं आपको बता देता हूं, सर बताइए ना प्लीज, आप जो स्टॉक को एट कोस्ट पे बुक करेंगे उसको अलग से दिखाएंगे ताकि वो वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर में कंसीडर ना हो। किस पर्पज के लिए? क्लेम पर्पज के लिए। नो डाउट वो स्टॉक मेरा है, लेकिन वो इंश्योर्ड स्टॉक नहीं है और वो वैसे जला भी नहीं। ठीक, चलिए। No approval has been received in respect of 2/3 of the goods sold on approval। Okay, 2/3 की अप्रूवल नहीं आई है, इसका मतलब सर 1/3 की अप्रूवल आ गई, हमें कुछ नहीं करना। 2/3 जिसकी अप्रूवल नहीं आई है उसको हम सेल से माइनस करके क्या करेंगे? एट कोस्ट रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक। एवरेज रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट इज 20% ऑफ सेल। साहब उसने आपको जीपी का रेट दे दिया है। द वैल्यू ऑफ द साल्वेज गुड्स वाज ₹12,300। ठीक है, जो साल्वेज गुड्स है उसकी वैल्यू 12,300 है। You are required to compute the amount of the claim to be lost to the insurance company। सर आपने क्या करना है? क्लेम कितना लॉस किया इंश्योरेंस कंपनी को वो कैलकुलेट करना है। आइए, क्वेश्चन नंबर 7। चलिए, सबसे पहला अपना स्टेप कौन सा होता है? सर अपना स्टेप होता है सबसे पहले कैलकुलेट जीपी रेशो। ठीक है, क्या क्वेश्चन है हमें जीपी रेशो दे रखी? सर बिल्कुल दे रखी, तो हम उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे। दूसरा स्टेप कौन सा होता है? कैलकुलेट वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, आप सर क्या करेंगे? जिस दिन आग लगी उस दिन वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालें, नंबरिंग कर देते। क्लेम अमाउंट का हेडिंग डालना चाहो तो डाल सकते, डाल देते सर। यहां हेडिंग डाल देते पहले, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक। अब आप वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? इसके लिए सर हम लोग क्या करेंगे? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कब से कब तक? सर ये हम लोग बनाएंगे फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर। और ये फर्स्ट डे ऑफ द ईयर सर अपना है 1 जनवरी 11 से लेके 30 मार्च 11 तक। ठीक। आइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जी, सबसे पहले क्या आएगा? 2 ओपनिंग स्टॉक कितने से? 95,600 से। एट कॉस्ट ही दे रखा, कुछ नहीं कह रखा, तो कोई एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं करनी। 2 परचेजेज
कितने से है सर? 170 से है। ठीक है, इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? परचेज ऑफ मशीनरी इसके अंदर इंक्लूड है, माइनस कॉस्ट ऑफ मशीन 30,000, 140 आ गया। चलिए, उसके बाद आएगा वेजेज, कितने से आएगा? 50,000 से माइनस इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन 3,000 से 47,000 आ गया। हाँ जी सर। उसके बाद आएगा सेल्स, कितने से? 275 से। ठीक है, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। ठीक है, एक बार मैं लिख देता हूं, फिर आपको क्वेश्चन से एक बार सामने स्क्रीन से पढ़ा देता हूं। ठीक, माइनस गुड्स सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस 49,500, 2/3 की हमारे पास कोई कंफर्मेशन नहीं है। 49,500 इंटू 2 डिवाइड बाई 3, 33,000। टू लैख 41,000। एक बार मैं इसको स्क्रीन से दिखा देता हूं, फिर इसको एड कोस्ट पे रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। ठीक है, क्योंकि हम क्या करेंगे सर, माल सेल नहीं हुआ तो हमारे पास तो स्टॉक पड़ा हुआ है, लेकिन सेल जो सेल वैल्यू पे है और जो हमारे पास स्टॉक वो किस पे होगा? कॉस्ट प्राइस पे होगा। आइए देखिए क्या लिखता है, सेल इंक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस अमाउंटिंग टू 49,500। इसमें सर 49,500 का ऐसा गुड्स है जिसको आपने क्या किया है, अप्रूवल बेस पे दे रखा है। अब अगर अप्रूवल आ गई तो कुछ करना ही नहीं, क्यों? क्योंकि हमने उसे सेल मान लिया है और वो रियल में सेल हो चुका है। देखिए थ्योरी देखिए बेटा, मैंने एक एक बात लिखवाई आपको ना। अगर अप्रूवल आ गई है तो आप कोई एंट्री पास नहीं करेंगे। क्यों एंट्री पास नहीं करेंगे साहब? क्योंकि ऑलरेडी सेल की एंट्री आप कर चुके हैं। अगर अप्रूवल नहीं आई, देखिए गुड्स रिटर्न भी नहीं हुआ, अप्रूवल नहीं आई है और ईयर एंड आ गया साहब, तो सर आप सेल को रिवर्स कर देंगे। कितनी सेल को रिवर्स करेंगे? 2/3 को, क्योंकि 2/3 की अप्रूवल नहीं आई है तो 2/3 को मैंने क्या किया, रिवर्स कर दिया। और बैलेंस जो 1/3 बच गया अपने पास, उसको क्या करूंगा मैं, पोस्ट पर दिखा दूंगा। ठीक है, अब एक बार फिर से उस लाइन को पढ़ लीजिए, फिर हम इस क्वेश्चन को आगे करते हैं। देखिए, नो अप्रूवल हैज बीन रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ 2/3 ऑफ द गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल। ठीक है, इसका मतलब सर 2/3 की अप्रूवल अभी तक नहीं आई है। हाँ जी सर, और जिसकी अप्रूवल नहीं आई उसको हम क्या करेंगे, एट कॉस्ट दिखा देंगे। क्या करेंगे? एट कॉस्ट दिखा देंगे। जल्दी पहुंच गए, लिखेंगे बाई गुड्स विद कस्टमर। ठीक, कैसे दिखाएंगे साहब? फॉर अप्रूवल, एक काम करते हैं, फॉर अप्रूवल पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और फिर से एक ब्रैकेट लिख देते हैं अपने रेफरेंस के लिए, एट कॉस्ट वाली। ठीक है, चलिए कितने से आएगा? 33,000 माइनस 20%, क्योंकि अपना जीपी रेशो कितना है, 20% है, तो माइनस 20%, 26,400। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, अगर आप मेरे से पूछोगे जिस दिन आग लगी तो क्या ये स्टॉक अवेलेबल था? यस, बट क्या ये इंश्योरेंस के लिए रेलिवेंट है? बिल्कुल भी नहीं,
क्योंकि गोडाउन में सब ये था ही नहीं, कस्टमर के पास रखा हुआ था, ठीक है। और जो हमारा इंश्योरेंस होता है वो उस स्टॉक का होता है जो अपने गोडाउन में होता है, ठीक है। हाँ जी सर, चलिए आई थिंक और इसमें कुछ बचा नहीं है। यहां आ जाएगा टू ग्रोस प्रॉफिट सिटी। चलिए जी, सेल का 20% आ जाएगा। सेल अपनी कितनी है, 242 आएगा ना, ये तो बेटा 275 माइनस 33 242 आएगा। हाँ जी सर, कई बच्चों ने पहले 242 लिख रखा होगा। चलिए 242 का 20%, 2,42,000 का 20%, 48,400, ठीक। हाँ जी सर, यहां आएगा बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। अब देखिए नो डाउट ये भी स्टॉक हमारा है, हम इसके मालिक हैं, और जो स्टॉक अभी ये नीचे लिखूंगा सब मैं कैलकुलेट करूंगा बैलेंसिंग फिगर, ये भी हमारा है। दोनों में फर्क क्या है, जो 26,400 सर ये इंश्योर्ड है ही नहीं, इसलिए ये इस चैप्टर के रेलिवेंट ही नहीं, ठीक। चलिए 95,600 प्लस 140 प्लस 47,000 प्लस 48,400, 3,31,000 माइनस 2,42,000 माइनस 26,400, 62,600 आ गया। उसके बाद अपना नेक्स्ट स्टेप कौन सा रहेगा सर, नेक्स्ट स्टेप रहेगा कैलकुलेट एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। एक बार ये देखिए कि जो आपकी सैलवेज वैल्यू है उसके बारे में कुछ कह रखा नहीं कह रखा, तो मतलब इंश्योर्ड पर्सन के पास, हमारे पास ही रहेगा साहब, ठीक है। लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन रेट ऑफ फायर कितने से है, 62,600 से, साल्वेज वैल्यू बेटा देखिए लास्ट पॉइंट दे रखा आपको 6 पॉइंट ना, माइनस वैल्यू ऑफ साल्वेज गुड्स या स्टॉक कितने से आएगा, 12,300 से, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक माइनस आएगा 12,000, 50,300, फाइनल क्लेम। क्योंकि पॉलिसी का अमाउंट दे रखा तो आप क्या करेंगे सर, हम एवरेज क्लोज लगाएंगे। कैसे निकलेगा साहब, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कितने से है सर, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक है 50,300 से, पॉलिसी अमाउंट कितने से, मतलब पॉलिसी उसने दे रखी है टॉप पे देखिए सर सेकंड लाइन में 60,000 से, और वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर कितने से, 62,600 से, इनटू 60,000 डिवाइड बाय 62,600, 48211। चलिए जी आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन था
प्रैक्टिस कराते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की भी। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए, टेक 1 मिनट, आराम से क्वेश्चन 8 पढ़िए, फिर मैं क्वेश्चन 8 कराता हूँ। क्या लिखा देखिए, A fire occurred in the premises of Messrs. Kailas and Company on 30th September 23 from the following particulars relating to the period from 1st April to 30th September। ठीक है, आपका जो अकाउंटिंग स्टार्ट हो रहा है कब से हो रहा है? 1st अप्रैल से, और 30th सितंबर सर क्या है आपका डेट ऑफ फायर है। ठीक, चलिए, यू आर रिक्वायर्ड टू ascertain the amount of claim to be filed with the insurance company for the loss of stock। सर आपने क्या करना, लॉस ऑफ स्टॉक निकालना है, ठीक है, क्लेम निकालना है। The company has taken an insurance policy for ₹75,000 which is subject to average clause। ठीक है, 75,000 की आपने पॉलिसी ले रखी है। The value of goods salvaged was estimated at ₹27,000। जो salvage value है वो कितनी आपकी 27,000। The average rate of gross profit कितने से 20% से। ठीक, चलिए, ओपनिंग स्टॉक दे दिया, परचेज दे दिया, वेजेस पेड में इंक्लूडिंग वेजेस फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ द मशीन, क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। सेल दे दिया, गुड्स टेकन बाय प्रोप्राइटर, सेल वैल्यू क्या करेंगे सर, परचेज से माइनस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स सेंड टू कंसाइनी लाइंग अनसोल्ड विद देम, सर 18,000 का गुड्स किसके पास है, कंसाइनी के पास है। देखिए मैथमेटिकली अगर आप इसे चाहो तो सर परचेज से माइनस करके दिखा सकते हैं, लेकिन कंसेप्चुअली बेटा बेटर रहेगा कि आप कहां दिखाएं इसको, सर क्रेडिट साइड में दिखा दे कि स्टॉक कंसाइनी के पास चला गया। ठीक है, फ्री सैंपल डिस्ट्रीब्यूटेड कॉस्ट, इससे क्या करेंगे सर, माइनस कर देंगे। ठीक, चलिए, आई थिंक इसमें सिर्फ प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन है कि 2-3 पॉइंट अच्छे अच्छे सारे रिपीट हो जाएंगे आपके ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या आएगा, कैलकुलेशन ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। सबसे पहले क्या निकालें, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर। देखो बेटा यही स्टेप है। अच्छा मैंने कैलकुलेट लिख दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसके लिए सर क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, कब से कब तक, डेट ऑफ फायर से लेके, नहीं सर, फर्स्ट डे ऑफ द ईयर से लेके अप टू द डेट ऑफ फायर। तो फर्स्ट डे ऑफ द ईयर कब है अपना, 1 अप्रैल 13, और डेट ऑफ फायर कब है, 30 सितंबर 13। चलिए, बट इसमें तो बल्कि लाइनें ज्यादा आ जाएंगी, क्योंकि परचेज में भी एडजस्टमेंट है, वेजेस में भी एडजस्टमेंट है। ठीक है, हाँ जी सर, शुरू करते हैं। सबसे पहले आएगा टू ओपनिंग स्टॉक 120 से।
टू परचेज, $240 से गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर माइनस कर देंगे। बट एक चीज का ध्यान रखना बेटा, पढ़ेगा क्वेश्चन तभी बढ़ेगा क्वेश्चन। हाँ सर आपने भी क्वेश्चन पढ़ा, हमने भी क्वेश्चन पढ़ा, क्या दिक्कत है? आइए छोटी सी दिक्कत दिखाते हैं आपको ना। गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर सेल वैल्यू बता, हम इसे कैसे घटाएंगे बेटा? परचेज में से कोस्ट के हिसाब से घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? कोस्ट के हिसाब से घटाएंगे। ठीक है, चलिए माइनस आएगा कोस्ट, या ड्राइंग्स लिख दो डायरेक्ट? हाँ जी सर, गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर। ठीक है, ड्राइंग्स एट कोस्ट 25,000 माइनस आपका जीपी से 20%, 220 आ गया। ठीक, चलिए वेजेस कितने से है सर? 75,000 से। माइनस क्या आएगा? एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, हमने ना फ्री सैंपल और घटाना था यहाँ से एडवर्टीजमेंट ना। एक सेकंड बेटा, एक्चुअली क्वेश्चन आसान सा, मैं थोड़ी सी स्पीड में ले गया इसको। कंसाइनी वाला हम अलग से दिखा दें। ठीक है, फ्री सैंपल कोस्ट पे दे रखा, बिल्कुल ठीक है। अगर इसकी सेल वैल्यू दे रखी थी तो हम इसकी कोस्ट वैल्यू निकाले थे। सर फ्री सैंपल की सेल तो होगी नहीं बेटा, सेल तो होगी नहीं, लेकिन अगर क्वेश्चन सेल वैल्यू दे देता, मैं ये कह रहा हूँ। ठीक है, 240 माइनस, ऐसे सेल तो अपने आप को भी नहीं किया होगा हमने, ड्राइंग्स किया होगा। हाँ अपने आप को सेल कर भी सकते हैं सर। चलिए 217,500 इंस्टॉलेशन ऑफ मशीन। आराम से कराएंगे बेटा क्वेश्चन में, थोड़ी स्पीड कर गया यहाँ पे क्योंकि क्वेश्चन में कुछ है नहीं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन है झटका दे देते क्योंकि एक दो पॉइंट अच्छा डाल दिया उन्होंने। एक तो ये डाल दिया ड्राइंग्स वाला ना, इसके ऊपर तो बल्ब चमका लो आप। 70,000 सर, कॉपी कैसे मेंटेन करनी है आप आज की क्लास में बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में बेटा कोशिश करेंगे आज की क्लास में, लेकिन अगर क्लास किसी रीजन से थोड़ी बड़ी हो जाती है तो फिर नेक्स्ट क्लास में पक्का पक्का आपको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हम उस लेवल तक अब पहुंच चुके हैं जहां पे हम आपको बता सकते हैं कि कॉपी आपने कैसे मेंटेन करनी है। इंस्टॉलेशन मशीन आ गया। ठीक, अच्छा ओपनिंग स्टॉक लिख लिया? हाँ जी सर। परचेज की एडजस्टमेंट कर ली? जी सर। वेजेस की एडजस्टमेंट कर ली? जी सर। सेल्स, सेल्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं दे रखी है। कितने से आएगी सेल? सर सेल आएगी अपनी 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 240 तो परचेज है सर, 310 से। ठीक है, गुड्स सेंड टू कंसाइनी बाई गुड्स हेल्ड विद कंसाइनी, क्योंकि स्टॉक है ना अपना, ये एट कॉस्ट ही आएगा। अगर क्वेश्चन ने सेल प्राइस दे रखा था तो इसको कॉस्ट पर निकालेंगे। कितने से? उसने कॉस्ट ही बोल दिया सर, 18,000। चलिए टू ग्रोस प्रॉफिट सीडी 310 इंटू 20%, 62,000 बाई क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग। लिखिए बेटा जल्दी से। वन ट्वेंटी प्लस 217,500 प्लस 70,000 प्लस 62,000, 469,500 469,500 माइनस 310 माइनस 18,000, 141,500।
चलिए, उसके बाद क्या आएगा सर? उसके बाद आएगा एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। कैलकुलेट एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। ठीक, वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर 141,500 माइनस वैल्यू ऑफ साल्वेज गुड्स कितने से दे रखा है? 27,000 से। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक 114,500। थर्ड लिखेंगे फाइनल क्लेम। और इसके लिए आप एवरेज क्लोज लगाएं। ठीक है, कैसे निकलेगा साहब? ये एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक इनटू पॉलिसी अमाउंट डिवाइड बाय वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर। ठीक, चलिए, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कितने से आपका सर? 114,500 से। ये तो यहां से कैलकुलेट हो गया। पॉलिसी अमाउंट बेटा 75,000 दे रखी पैसे, डिवाइड बाय 141,500। 60689 आ गया। जल्दी लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बेटा कितने पॉइंट हो गए अपने सर? 10 हो गए या 11 हो गए? एक बार चेक कर लेते हैं। 11 हो गए। चलिए, पॉइंट नंबर 12 लिखेंगे। हालांकि ये जो पॉइंट बेटा बड़ा आसान सा पॉइंट है, बट फिर भी मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, while calculating value of stock on the date of fire don't include, क्या इंक्लूड नहीं करेंगे आप? डोंट इंक्लूड indirect expenses like carriage outward, staff salary who are not part of production etc. आप सर प्रोडक्शन का काम करते हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट कॉस्ट आप कंसिडर करेंगे। लेकिन अगर कोई एम्प्लॉई है, उसको आप सैलरी पे करते हैं,
और वो सर प्रोडक्शन में इन्वॉल्व ही नहीं है, तो सर वो आपकी डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है, आप उसे वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर निकालने के लिए कंसीडर नहीं करें। ठीक, चलिए, कैरीज आउट वर्ड नहीं आएगा, इनवर्ड आ जाएगा, क्योंकि इनवर्ड आपका डायरेक्ट खर्चा होता है। कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर बेटा जो गुड्स को गोडाउन तक लाने के लिए किया जाता है उसको हम डायरेक्ट एक्सपेंडिचर बोलते हैं, उसको हम कंसीडर कर लेंगे। और मैं एक बात और बता दूं आप लोगों को, हाँ जी सर प्लीज बताओ ना बेटा, एएस टू आपके सिलेबस में ना, ठीक है, उसमें ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता क्या नहीं आता। ठीक है, एक तरीके से हम यहाँ पे कवर कर लेंगे उसको। क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, वन ऑफ द अच्छा क्वेश्चन, पढ़िए क्वेश्चन नंबर 9, टेक 90 सेकेंड। चलिए पढ़ते क्वेश्चन नंबर 9, एक अच्छा क्वेश्चन बेटा, काफी सारी बातें जो हमने डिस्कस की उनको कवर करता है, और फिर इसी के थ्रू हम एक दो बातें और डिस्कस कर। देखिए क्या लिखता है, A fire occurred in the premises of Messrs. Star and Sons on 21st March 20. The concern had taken insurance policy of 70,000, which was subject to the average clause. ठीक है सर, स्टार एंड सन्स के यहाँ पे आग लगी 21 मार्च को। From the books of account, the following particulars are available relating to the period 1st April 19 to March 21st 20. ठीक है, 1 अप्रैल 19 से लेकर सर 21 मार्च 20 के बीच की आपको इंफॉर्मेशन दे दी। मतलब वो ये कह रहा है साहब एक तरीके से, देखिए आपका जो अकाउंटिंग है इसका मतलब बेटा वो मार्च में एंड होता है, लेकिन 10 दिन पहले ही आग लग गई। ठीक, अब आप इसके लिए क्या करेंगे सर, सबसे पहले जीपी रेशियो कैलकुलेट करेंगे, अगर क्वेश्चन दे रखा है तो फिर क्या करेंगे, उसके बाद वो वाला काम नहीं करेंगे, वैल्यू ऑफ स्टॉक निकालेंगे ऑन द रेट ऑफ फायर। ठीक, लिखेंगे आगे, स्टॉक दे दिया, परचेज दे दी, इंक्लूडिंग लिखेंगे पढ़ेंगे, बट अब क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है, इस क्वेश्चन में ना काफी सारे अच्छे पॉइंट दे रखे। देखिए, परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ 40,000 for which purchase invoice had not been received from supplier, though goods have been received in the godown। बताओ क्या ट्रीटमेंट, आराम से सोचिए दोस्त। सर हम आपको कैसे बताएं बेटा, मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट क्लास में कि टू वे कम्युनिकेशन चलेगा। मैं आपसे कुछ बातें पूछूंगा, आपने उन बातों का आंसर देना है, और आप आंसर कहां दे सकते हैं, अपनी कॉपी के लास्ट पेज पे दे सकते हैं। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों देखिए, ये एक अच्छा पॉइंट है, अगर मैं इसको डायरेक्ट बता दूंगा तो हो सकता है साहब आप लॉन्ग टर्म रिटेन ना कर पाए, समझ में तो आएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ ना एग्जाम तक भी रिटेन हो सकता है आपको, अगर आप साथ साथ क्या करते हैं, मेरे क्वेश्चनों का आंसर देते हैं। इसका बताओ क्या ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए कंप्यूटर जी वोटिंग कीजिए। 70% बच्चों का आंसर आया है सर इसको हम लोग एड बैक करेंगे। 30% बच्चों का आंसर आया है सर इसका कुछ भी नहीं करेंगे। कंप्यूटर जी चेक कीजिए, कंप्यूटर जी ने चेक किया, 70% बच्चों का आंसर गलत हो गया। क्यों सर ऐड नहीं करेंगे, आपने ऐड करा रखा पहले। बेटा देखिए, हमने ऐड इसलिए करा रखा क्योंकि ना तो इनवॉइस आया था, ना ही हमने उसको रिकॉर्ड किया था। परचेज अप टू 20 जुलाई डिड नॉट इंक्लूड 20,000।
परचेज इंक्लूडिंग परचेज ऑफ 40,000। ओ माय गॉड। अब आप बताओ बेटा, अगर मैं डायरेक्ट ये बता देता तो शायद आपको क्लैरिटी नहीं आती। इसमें हम कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूडेड है, इसके अंदर भी इंक्लूड है और गोडाउन में माल भी आ चुका है। इनवाइस ना है उससे क्या करना साहब, हम रिकॉर्ड तो कर चुके हैं बेटा। मैंने ना कुछ प्यारी प्यारी सी बातें आपको बतानी है, कॉपी कैसे मेंटेन करनी है। उससे पहले बेटा आज मैं आपके सामने एक बड़ी प्यारी बात बताने, कुछ बातें हैं बेटा जो आपने फॉलो करनी है। आज सबसे इंपॉर्टेंट बात, कॉपी हो सकता है सर आज डिस्कस करें, नहीं तो अगली क्लास में पक्का डिस्कस करेंगे। जब मैं आपको बुक पे कुछ लिखवाता हूं, जैसे ये लिख दिया, ये लिख दिया, कितने बच्चे ऐसे हैं जो सर बुक पे साथ साथ अंडरलाइन करते हैं, मार्क बनाते हैं? कितने बच्चे ऐसे हैं? सर मैं भी हूं, मैं भी हूं, मैं नहीं हूं सर। बेटा देखिए, एक टेस्ट करते हैं। ये आपके सामने एक पेज है, ठीक है सर, ठीक। अब आप 10 सेकंड के लिए एक बार आईज क्लोज कर लीजिए प्लीज। अब आपने आईज क्लोज कर ली है, ठीक। अब आप आईज ओपन कीजिए और बताइए सामने पेज पे आपको क्या दिख रहा है। सर आपने रेड टिक कर रखा है। बेटा बच्चे का आंसर ये आता है, पता क्यों आता है? क्योंकि ये अलग से सर कलर कर रखा हमने। बेटा मैं अपनी बुक को ना कलर क्यों नहीं करता, हालांकि जो नोट्स होते हैं हम उसको कलर में देते हैं रिवीजन पर्पज के लिए, लेकिन जो बुक है उसको मैं कलर में क्यों नहीं करता? आपके एग्जाम में कलर होके नहीं आएगा। कई बच्चे क्या करते हैं, ये लाइन अंडरलाइन कर ली, ये लाइन अंडरलाइन कर ली, ये लाइन अंडरलाइन कर ली, इंपोर्टेंट लिख दिया। एग्जाम से पहले जब भी बच्चा रिवाइज करने बैठता है, एग्जाम से पहले क्या होता है, जब भी बच्चा रिवाइज करने बैठता है तो उसका ध्यान इस पे जाता है, आगे पीछे नहीं जाता क्या लिखा हुआ है। और जैसे इस पे जाता है वो कहता है अच्छा इसका ये ट्रीटमेंट होगा, वो उसका ट्रीटमेंट बताता है, वो ठीक हो जाता है। लेकिन एग्जाम में सर ऐसा नहीं लिखा होता, इसलिए बेटा उसे हैबिट नहीं होती उस चीज को ढूंढने के लिए जो ट्रिकी पॉइंट होता है, इसलिए वो गलती कर देता है। तो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कॉपी के आगे पेज पे लिखिए, सबसे पहले लिखिए, डोंट राइट एनीथिंग ऑन बुक एक्सेप्ट नंबरिंग। एक्सेप्ट नंबरिंग, वो नंबरिंग कैसे करनी है वो मैं आपको अगली क्लास में, आज की क्लास में जाते हुए बताऊंगा, ठीक है। आपने कोई भी चीज नहीं लिखनी कॉपी पे एक्सेप्ट नंबरिंग एंड एनीथिंग विद स्पेसिफाइड बाय सर। बेटा अगर मैं स्पेसिफाई आपको बोलता हूं कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चों इस बात को लिखिए, तो आपने उस बात को लिखना है, अदरवाइज बेटा बुक पे कुछ भी मत लिखिए। सर एक बात बताओ, मैंने कहा हाँ जी। अब ये 9th का सेकंड पॉइंट इतना इंपॉर्टेंट है, अगर हम यहाँ पे नहीं लिखेंगे तो हमें ध्यान कैसे रहेगा? कॉपी किस लिए बेटा? आप एक काम करें, आपकी कॉपी का जो पेज है, जैसे मान लो आप अपनी कॉपी के पेज पे ये वाला हिस्सा, ठीक है, आप सर क्वेश्चन नंबर यहाँ पे कौन सा, ये 9 आ गया ना, हाँ जी 9 कर रहे हैं, तो सर इसी के स्टार्टिंग में लिख लीजिए ना कि पॉइंट नंबर 2 में ये पॉइंट है और ये सेल जो है हमने जो परचेज है उसमें ऑलरेडी इंक्लूड दे रखा है, इसलिए हम क्या करेंगे, उसको अलग से ऐड नहीं करेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी ऐड है। लिखिए ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, किसने बोला आपको कि मत लिखिए? कॉपी में लिखिए। और जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना, अपने क्वेश्चनों की प्रैक्टिस कैसे करनी है सारी बातें बताऊंगा, अपना थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, इसी चैप्टर के अंदर आपको मैं बेसिक सारी बातें बता दूंगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैं एक साथ ये सारी बातें बताऊंगा ना, एक तो सर इन बातों की वैल्यू खत्म हो जाएगी, सत्संग बन के रह जाएगा बेटा, आपको लगेगा ठीक है चलो सर हो रहा है जो हो रहा है। नहीं मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, नहीं। सर क्या करना फिर आप बताओ ना? बेटा आपको पता क्या करना है, आपको बुक पे नहीं लिखना है, कॉपी पे ये चीज लिखनी है। और सारी बातें बेटा अगर मैं एक साथ बता दूंगा तो काम नहीं आएगी, मैं धीरे धीरे बताऊंगा और आप उस पर अमल भी करेंगे फिर, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप बुक पे कुछ भी नहीं लिखेंगे, ठीक। आगे, cost of goods distributed as sample for advertisement from 1st April 19 to the date of hire included above purchase 32,000।
तो 32,000 को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ध्यान देना यहाँ पे सर, ये इसके अंदर इंक्लूड है और कॉस्ट दे रखी है। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे देता तो हम कॉस्ट कैलकुलेट करते, हालांकि सैंपल का सेलिंग प्राइस नहीं होता, लेकिन अगर क्वेश्चन दे देगा तो सर हम ये मान के चलेंगे कि सेम जीपी उसने उसके ऊपर कमाया होगा। और हाँ, अगर क्वेश्चन सर सेल दे दे और कॉस्ट दे दे तो हम कॉस्ट को माइनस करेंगे। ठीक, चलिए। सेल एक्सक्लूडिंग गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस हैविंग सेल वैल्यू 35,000, कितने से, 455 से। बेटा 455 से क्या है, आपको सेल दे दी और इस सेल के अंदर क्या नहीं है, एक्सक्लूडिंग गुड सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस। ध्यान देना, अभी इससे पहला जो क्वेश्चन मैंने आपको कराया था ना, उसमें ना क्या इंक्लूड था, गुड सेंट ऑन अप्रूवल बेसिस इंक्लूड था, और यहां पे क्या है सर, यहां पे एक्सक्लूड है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, अगर अप्रूवल मिल गई तो ऐड करना पड़ेगा, अप्रूवल नहीं मिली तो कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। अगर अप्रूवल नहीं मिली, सेल में कुछ नहीं करेंगे, लेकिन उस स्टॉक को हम क्या करेंगे, अलग से रिकॉर्ड करके दिखाएंगे, स्टॉक हेल्ड विद कस्टमर। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। अप्रूवल हैज बीन रिकॉर्डेड फॉर ऑल गुड्स सोल्ड ऑन अप्रूवल बेसिस बिफोर द डेट ऑफ फाइल। तो आपको क्या करना सर, इस 35,000 को इसके अंदर ऐड करना। देखिए सारा गेम लैंग्वेज का सर क्वेश्चन के अंदर ना, कोई भी पॉइंट देखने के लिए नया नहीं है, लेकिन सर ट्रिकी पॉइंट दे रखा। ठीक है, तो यहाँ पे भी सर बल्ब जला दें। सर हम यहाँ बल्ब नहीं जलाएंगे, अब हमें याद आ गया सर, हम नहीं जलाएंगे, हम अपनी कॉपी में लिखेंगे पॉइंट नंबर 2 में ये है, पॉइंट नंबर 4 में ये है। बेटा कॉपी आपकी इन्वेस्टमेंट है, कॉपी में सब कुछ लिखना है। और मैं आपसे प्रॉमिस कर रहा हूँ बेटा, मैक्सिमम नेक्स्ट क्लास तक का वेट कर लो, क्योंकि कॉपी कैसे मेंटेन करनी बेटा आपको मैं कम से कम 5-10 मिनट आपको अच्छी बातें बताऊंगा, आपने वो फॉलो करनी। ठीक है, चलिए। परचेज रिटर्न आ गया, ओ माय गॉड, परचेज रिटर्न यहां दे दिया, तो सर आप क्या करेंगे, परचेज में से इसको माइनस करके दिखाएंगे। वेजेज इंक्लूडिंग सैलरी ऑफ मैनेजर 10,000। अब आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना दोस्तों। देखिए, वेजेज डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है, सैलरी आपके इनडायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है। बचपन में हमने पढ़ रखा था, वेजेज एंड सैलरी लिखा है तो ट्रेडिंग अकाउंट में दिखा दो, सैलरी एंड वेजेज लिखा है तो पी एंड एल अकाउंट में दिखा दो। ऐसा क्यों होता था, देखिए बड़े ध्यान से मेरी बात सुनना बेटा, वेजेज और सैलरी में डिफरेंस क्या है, फिर हम ऐसा ट्रीट क्यों करते हैं, और प्रैक्टिकल लाइफ में ट्रीटमेंट कैसे होता है, ये सारी बातें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा एक एक करके। सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेजेज क्या होता है। देखिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो आपके यहां पे काम करता है बट आपके पेरोल पे नहीं है, जर्नली उसको वेजेस दी जाती है। जैसे कॉन्ट्रैक्टर लेबर को वेजेस दे दिया आपने, ठीक है, सफाई करने वाले को आपने वेजेस दे दी। प्राइमा फेसी बेटा प्रैक्टिकल लाइफ में क्या डिफरेंस और यहाँ क्या डिफरेंस है, एग्जाम के लिए सर हमें नहीं पता होता इस वेजेज का यूज कहाँ पे किया है, इसलिए हम ये मानते हैं कि आपने इसको कहाँ यूज किया होगा, अपने स्टॉक में यूज किया होगा, इसलिए आप उसे कॉस्ट के साथ कैपिटलाइज कर देते हैं। ठीक, प्रैक्टिकल लाइफ में हम उस वेजेज को एलोकेट करते, सेग्रीगेट करते और आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी वेजेज ऐसी है जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से रिलेटेड है, उसको हम कैपिटलाइज करते हैं। बन गई बात सर, बिल्कुल बात बन गई है, आगे बढ़ते बेटा। अच्छा सर एक बात और बताओ, मैंने कहा हाँ जी, सैलरी क्या होता है बेटा, सैलरी होता है जो एम्प्लॉय को दी जाती है, ठीक है, जो हमारे पेरोल पे होता है। कोई भी एम्प्लॉय अगर आपके प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है तो उसकी सैलरी भी कायदे से पता क्या होगी सर, क्या होगी, उसकी सैलरी बेटा कैपिटलाइज हो जाएगी, मतलब ट्रेडिंग अकाउंट में आ जाएगी, अगर वो आपके प्रोडक्शन प्रोसेस से डायरेक्ट रिलेटेड है। अगर वो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है तो प्रैक्टिकल लाइफ में हम उसको क्या करते हैं, पी एंड एल अकाउंट में लेके जाते हैं। लेकिन एग्जाम के लिए सर ये बड़ा मुश्किल हो जाता है आइडेंटिफाई करना कि जो सैलरी है वो डायरेक्ट खर्च है इनडायरेक्ट, हम क्या करते हैं उसको इनडायरेक्ट मान के पी एंड एल अकाउंट में चार्ज कर लेते हैं, ये हम प्रैक्टिस फॉलो करते हैं। ठीक, अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया सर वेजेस 65,000 है, जिसमें मैनेजर की सैलरी 10,000 है। अब ये जो मैनेजर है इसका काम क्या है, क्या प्रोडक्शन प्रोसेस का है, यस तो कैपिटलाइज, नहीं तो पीएनएल में। हम बेटा जर्नली ये मानेंगे क्योंकि सैलरी है साहब, हम एग्जाम के लिए क्या मानेंगे, ये इनडायरेक्ट कॉस्ट है, ठीक है, इसके ऊपर हम लोग क्या करेंगे, नोट दे देंगे, ठीक है, एनओटी करके, और ये नोट हम एग्जाम के अंदर लिख के आएंगे। ठीक, एवरेज रेट ऑफ ग्रोस प्रॉफिट कितने से 20% ऑन सेल है,
कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑलवेज क्लीन से 12,000 से यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी लॉस्ट टू द इंश्योरेंस कंपनी। टाइम नोट कर सकते हो बेटा, मेरे हिसाब से मैंने कम से कम 10 से 15 मिनट लगा दिए किसके ऊपर, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ने के ऊपर। लेकिन अब ये क्वेश्चन सर आपके लिए बिल्कुल हलवा बन चुका है, जल्दी से इसको खाते हैं साहब। आइए खत्म करते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 9, कैलकुलेट क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक। सबसे पहले क्या निकालेंगे, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। कौन सा अकाउंट बनाएंगे बेटा, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। कब से कब तक का बनाएंगे, देखिए आग लगी है सर 21 मार्च को, ईयर स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को, ठीक है। लिखेंगे मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट फ्रॉम 1 अप्रैल 19 टू 21 मार्च, नॉट 31 मार्च, 21 मार्च 20। चलिए जी एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, कोई एडजस्टमेंट नहीं। कितने से आएगा, 150 500 से, ठीक। चलिए टू परचेजेस कितने से आएगा सर, 370, नोट 1। एक काम करेंगे आप, इसके बाद हमें ये 10-12 लाइन इसमें आ जाएंगी, एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक में 5-6 लाइन आ जाएंगे, मान लो 20 लाइन छोड़ के लिखेंगे नोट नंबर 1। लिखेंगे परचेजेस ऑफ ₹40,000 is already included in purchases, so no separate adjustment is required। लिखिए बेटा जल्दी से, आप कोई भी सेपरेट एडजस्टमेंट इसके अंदर नहीं करेंगे, ठीक। चलिए अब परचेज में और क्या क्या एडजस्टमेंट होगी, एक तो परचेज रिटर्न है, माइनस परचेज रिटर्न 15,000 से, और क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल कितने से, 32,000 से। तो 3,17,000 प्लस, प्लस नहीं सॉरी माइनस, 3,17,000 माइनस 15,000 माइनस 32,000, 270। ठीक है सर, आइए आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट हो गया, सेकंड पॉइंट परचेज वाला हो गया, थर्ड पॉइंट हो गया, फोर्थ पॉइंट बाय सेल्स। गिवन कितने से, प्लस अप्रूवल फॉर
goods sent on रिटर्न बेसिस। बड़ा थोड़ी गंदी सी हैंडराइटिंग लिखी गई है, कोई बात नहीं। और पता गंदी हैंडराइटिंग में जानबूझ के लिखता हूँ है सर, ऐसा क्यों करते हैं आप? ताकि आपको नींद ना आए, आप ढूंढते रहें चीजों को। वाह सर मस्त है। चलिए 445 प्लस 35,000 ये आएगा 4,90,000। सेल के बाद क्या आएगा साहब? परचेज रिटर्न हमने एडजस्ट कर लिया, वेजेज 65,000 माइनस 10,000, नोट नंबर 2 55 लिख लिया। हाँ जी सर, लिखेंगे नोट नंबर 2। लिखेंगे it is assumed that manager is not related to प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक, इसलिए बेटा मैनेजर की सैलरी यहाँ पे नहीं आएगी। लिख लीजिए इट इज एज्यूम दैट मैनेजर इज नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन प्रोसेस। ठीक, आगे बढ़ते हैं बेटा। एवरेज रेट ऑफ जीपी 20%, कॉस्ट ऑफ गुड्स ऑलवेज कितने से 12,000 से, और पॉलिसी अमाउंट 70,000 से। आइए अब हम अपना काम करते हैं, क्वेश्चन आगे करते हैं। टू ग्रोस प्रॉफिट सीटी 490 का 20%, 98,000। जल्दी से बेटा कुछ रहेगा तो लिख लीजिए, फिर उसके बाद हम स्टॉक कैलकुलेट करेंगे। चलिए 150 500 प्लस 270 प्लस 55,000 प्लस 98,000, 573,500 माइनस आएगा 490। 83,500 83,500। ठीक है, चलिए सेकंड स्टेप रहेगा कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। क्या आएगा? वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, 83,500 माइनस सॉल्वेज गुड्स वैल्यू कितने से? 12,000 से। एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक 71,500। थर्ड क्या आएगा बेटा? फाइनल क्लेम एवरेज क्लोज
एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक into policy amount divided by value of stock on the date of fire. Actual loss of stock 71,500. पॉलिसी अमाउंट कितने से दे रखे बेटा 70,000 से डिवाइड बाय 83,500. 59940. लिखिए बेटा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे. कॉपी बेटा कैसे मेंटेन करनी अगली क्लास में बताऊंगा, आराम से तसल्ली से, क्योंकि अभी ऑलमोस्ट क्लास खत्म होने वाली है और एक छोटा सा क्वेश्चन और डिस्कस मैं आपके साथ यही करना चाह रहा हूं इंस्टेड ऑफ होमवर्क. ठीक, चलिए एक सेकंड. हाँ जी, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 10. यही पढ़ेंगे, यही डिस्कस करेंगे. हालांकि मैंने इसका सॉल्यूशन नीचे दे रखा था, लेकिन आपने सॉल्यूशन नहीं देखना है. ठीक है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा पॉइंट अलग है, बाकी सारे पॉइंट बार बार वही है जो रिपीट हो रहे हैं साहब. ठीक, टेक 90 सेकंड, आराम से पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं. चलिए मिलके पढ़ते हैं. ए फायर engulfed the premises of a business of Messrs. Kite in the morning of 1st October 19. टाइम और लिख देता भाई साहब कि किस टाइम हुआ. ठीक है, द एंटायर स्टॉक वाज डिस्ट्रॉयड एक्सेप्ट स्टॉक salvaged of rupees 50,000. इंश्योरेंस पॉलिसी कितने से सर 5 लाख से विद एवरेज क्लोज. स्टॉक सर आपके पास ओपनिंग जो था, देखिए अक्टूबर 19 में आग लगी है, तो आपका 31 मार्च 19 को सर कितने से था ओपनिंग स्टॉक 350 से. The following information was obtained from the record saved for the period from 1st April to 30th September. बेटा मैंने इसका नीचे आंसर भी दे रखा है, लेकिन हम क्वेश्चन को ऐसे करेंगे जैसे हमने प्रॉपर सॉल्यूशन कराना, और जो भी चीज हम सॉल्यूशन में लिखते हैं जैसे, ठीक है, उसको फिर हम नीचे टिक करा देंगे. बस इतना हेल्प ले लेंगे सब सॉल्यूशन की. हालांकि आपने होमवर्क के क्वेश्चनों में सॉल्यूशन की कोई हेल्प नहीं लेनी है. मेक इट हैबिट बेटा, क्योंकि एग्जाम में सॉल्यूशन थोड़ा आएगा, और जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे उतनी क्लैरिटी नहीं आएगी. सर क्या बात करें, हमें चीज तो समझ में आ रही है बेटा, बिल्कुल आ रही है. लॉन्ग टर्म क्लैरिटी, ताकि जब आप बाद में रिवीजन करें तो आपको कोई दिक्कत ना आए. ठीक, the following information was obtained from the records saved for the period from 1st April to 30th September. Sale, purchase, carriage inward, carriage outward. Carriage inward आपके ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट होता है, carriage outward आपके P&L अकाउंट का पार्ट होता है. ठीक है, wages, salary. Sale up to 30th September 19 includes 75,000 for which goods had not been dispatched.
75,000 का ऐसा माल है साहब जो डिस्पैच नहीं हुआ बट आपने सेल रिकॉर्ड कर ली, तो क्या करेंगे सर? हमारे पास तो फिजिकल स्टॉक पड़ा हुआ है। सेल रिकॉर्ड करने का मतलब हम ये मान के चल रहे हैं हमने उसे डिलीवर कर दिया, डिस्पैच कर दिया, इसलिए सर आप क्या करेंगे? सेल में 75,000 माइनस कर देंगे। ठीक। ऑन 1 जून 19 गुड्स वर्थ ₹198 sold to Hari on approval basis which was included in the sale but no approval has been received in respect of 2/3। इसका मतलब सर हम क्या करेंगे? 2/3 को माइनस कर देंगे, तो 198 इंटू 2 डिवाइड बाई 3। सेल में से 132 क्या करूंगा मैं? माइनस कर दूंगा, और 132 की कॉस्ट क्या करेंगे सर? एज स्टॉक विद कस्टमर दिखा देंगे। ठीक है, चलिए। Purchase up to 30th September 19 did not include ₹1 lakh for which purchase invoice had not been received from supplier though goods have been received in the godown। देखिए बेटा, परचेज में इंक्लूड नहीं है, यहां सर इंक्लूड था। ठीक है सर, तो हम क्या करें बेटा? ये जो 1 लाख है इसको हम परचेज में ऐड कर दें। ठीक है, आगे, क्योंकि गुड्स हमारे पास ऑलरेडी गोडाउन में है। पास्ट रिकॉर्ड शो द ग्रोस प्रॉफिट रेट कितने से? 25% ऑन सेल। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक फॉर सबमिशन टू द इंश्योरेंस कंपनी। सबसे पहले क्या करेंगे? जीपी रेशो निकालेंगे। सर जीपी रेशो क्वेश्चन में दे रखा है, यूज एज इट इज। ठीक है, आगे चलते हैं। सेकंड क्या करेंगे सर? कैलकुलेट वैल्यू स्टॉक ऑन द रेट ऑफ फायर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओपनिंग स्टॉक। क्या ओपनिंग स्टॉक में कोई एडजस्टमेंट है? नहीं, 350 एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा? परचेज 1875 प्लस 1 लाख 1975। चेक करें, हाँ जी सर। उसके बाद कैरीज इनवर्ड 35,000 से आ जाएगा। उसके बाद वेजेस 40,000 से आ जाएगा। उसके बाद सेल देखिए बेटा 27,75,000 माइनस पहले वाले पॉइंट में अगर आप देखेंगे तो 75,000 की ऐसी सेल है साहब जिसका गुड्स अभी तक डिस्पैच नहीं हुआ, तो 75,000 क्या करेंगे? यहां से माइनस कर देंगे। आगे देखेंगे आप 2/3 सर ऐसा गुड्स है which was included in sale but no approval has been received। सर आपने सेल में इंक्लूड कर लिया बट अप्रूवल नहीं मिली है, तो 132 हम यहां से माइनस कर देंगे, और 132 का 25% माइनस करके सर स्टॉक दिखा देंगे। 99,000 से स्टॉक दिखा देंगे, और सेल जो आएगी कितने से आएगी? 2775 माइनस 75,000 माइनस 1,32,000 25,68,000 आ जाएगा। एक मिनट, सोल्यूशन आ रहा है। 25,68,000 आ जाएगा, और इसका 25% से आप क्या करेंगे? जीपी दिखा देंगे। ठीक है, इसके बाद बेटा अपना बैलेंसिंग फिगर देखिए 2568। इन्होंने वर्किंग नोट नहीं बना रखा, अच्छा नीचे वर्किंग नोट बना के दिखा 2568 वर्किंग नोट नंबर 2, ये आप लिख सकते हैं साहब क्योंकि ये सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉल्यूशन में आप इसमें कुछ भी लिख लीजिए, क्वेश्चन मत लिखिए बस, क्योंकि ये सॉल्यूशन आपकी कॉपी को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सर कॉस्ट आ गया स्टॉक का जो कस्टमर के पास है। सर यहाँ पे जीपी आ जाएगा 25% से, ये आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। ठीक, अब इसमें से हम लोग क्या करेंगे? सर सैल्वेज वैल्यू घटा देंगे कितने से? 50,000 से। स्टॉक डेस्ट्रॉयड बाय फायर आ गया, एक्चुअल लॉस आ गया। बेटा यहाँ पे अब क्या हम लोग एवरेज क्लोज लगाएंगे? नहीं सर, क्योंकि पॉलिसी का अमाउंट अगर आप देखेंगे तो वैल्यू स्टॉक से ज्यादा है। पॉलिसी कितनी की अपनी? 5 लाख की। वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना सर? 370 है, तो इंश्योरेंस क्लेम सर एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक के बराबर आ जाएगा। एवरेज क्लोज इज नॉट एप्लीकेबल एज इंश्योरेंस पॉलिसी इज मोर देन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। चलिए, हाँ जी सर, चलिए। और देखिए स्टार लगा के इसने क्या एक्सप्लेन कर रखा है? फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर्पस दिस वुड फॉर्म पार्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बिल्कुल ठीक है, क्योंकि सेल है नहीं। However, this has been shown separately for computation of claim for loss of stock since the goods were physically not within the entity head and hence there was no loss of such stock। ठीक, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आज की क्लास की यहीं समाप्ति करते हैं। सर कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने कहा क्यों मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, सर होमवर्क कौन देगा? बिल्कुल ठीक है, करके आएंगे ना, क्यों नहीं करके आएंगे सर? होमवर्क लेना हमारा अधिकार है, होमवर्क करना भी हमारा अधिकार है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता सर, हमारी ओब्लिगेशन है। क्वेश्चन 32, 33 होमवर्क में करके आएगा। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, इस बार 80 पार। ठीक है, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।